ओके, आ जाओ यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स एलिमेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो, एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता है इट इज एन प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? आइडिया जनरेशन से लेकर के प्रोडक्ट बनाने तक और सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने तक और एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा करने तक का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। अब एक बार इसका डेफिनेशन देख लो। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस। याद है ना, मैं बोला था ना एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज एन प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस क्या चीज का है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि भैया सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, उसके हिसाब से हम क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। तुम लोग ना सेम 2 में आएगा तो एक सब्जेक्ट मिलेगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो 40 नंबर का मार्केटिंग मैनेजमेंट है और 40 मार्क्स का तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स है। तो जब मैं पहला क्लास लूंगा तुम लोग का तो पढ़ाऊंगा व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है कस्टमर का डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चीज का डिमांड कर रहा है या कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, आप उसको आइडेंटिफाई करो, उसके हिसाब से क्या बनाओ? प्रोडक्ट बनाओ और एक रिजनेबल प्राइस में लॉन्च करो और एडवर्टीजमेंट करो। और होता ना सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस अच्छा रखो और कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने का कोशिश करो। जैसे मेल करके बर्थडे विश कर दिए या उसको मेल करके पर्सनलाइज होता है ना कूपन कोड, ये सर आपके लिए ये कूपन कोड, अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको 40% का ऑफर मिलेगा। तो मेल के जरिए या उनका होता ना, आप उनको 1 साल का बीआईपी मेंबरशिप दे दिए। ये देखो ना फ्लिपकार्ट वगैरह लोग देता है बीआईपी मेंबरशिप। तो आप कस्टमर से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाते हो, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी शुरुआत ना ऐसे ही होता है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो कि किस चीज़ का प्रॉब्लम है। और मैंने याद है जब फर्स्ट क्लास पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास, कि अगर प्रॉब्लम हजारों की है, हजारों की है, तब आप लखपति बनोगे। अगर प्रॉब्लम करोड़ों की है, करोड़पति बनोगे। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और उतना अच्छा बिजनेस होगा। याद रखना एक चीज, ये चीज क्या है तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज द प्रॉब्लम। उसके हिसाब से फिर क्या करोगे? क्रिएटिंग, मतलब क्रिएट करोगे प्रोडक्ट को, क्या करोगे? क्रिएट करोगे, सर्विस को क्रिएट करोगे। ठीक है, एंड परस्यूइंग द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना। अच्छा, आपको ना लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो का, तो आपको ना अच्छे समझ में आ जाएगा। आज वाला क्लास करो, कोशिश करो समझने का, ठीक है? क्योंकि आई थिंक ये तीसरा क्लास है, ये डे 3 है। तो आप डे 1 डे 2 देख लोगे ना तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट कोशिश करना आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझने का, ठीक है ना? आज अगर आपको समझ में नहीं भी आएगा तो अपने आप को लो मत फील करना, बोलना कि हम हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज एन प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। जैसी प्रॉब्लम, अच्छा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, नया स्टूडेंट एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे याद है क्यूआर कोड का प्रॉब्लम था, हर एक बैंक का अलग अलग क्यूआर कोड था। तो ये जो भारत पे वाले ने क्या किया? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि हर बैंक अपना अपना क्यूआर कोड लॉन्च कर रहा है। बेटर क्या है? यूनिवर्सल बना देते हैं, ऐसा क्यूआर कोड बना देते हैं जो सब में एप्लीकेबल होगा। तो उसने क्या किया? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके हिसाब से क्या किया? क्रिएट किया, प्रोडक्ट को क्या किया? क्रिएट किया। परसुइंग द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को परसुइंग का मतलब समझ रहा? अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से ग्रैब करना, दैट इज मीनिंग ऑफ परसुइंग। तो परसुइंग द अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी से उसने क्या किया? नया बिजनेस या नया वेंचर स्टार्ट किया। अच्छा, इसमें प्रोसेस क्या? इट इन्वॉल्व टेकिंग रिस्क। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, रिस्क है कि नहीं? रिस्क है, सच बोलेगा। कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करेंगे आपको रिस्क तो मिलेगा। इट इट इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क। इनोवेशन, आपने जैसा प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम के हिसाब से नया प्रोडक्ट बनाया, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन। फिर ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई। अच्छा, आज सबको बताओ ना, आज सबको पता मेहनत करने से सफलता मिलेगी। क्या सब लोग मेहनत करता है? आज सबको पता है कि आप अगर अच्छा खाना खाओगे तो हेल्थ अच्छा होगा, फिर भी क्या सब लोग खाता है? नहीं। प्रॉब्लम सबको पता, अल्कोहल अच्छा नहीं, फिर भी सब अल्कोहल पीता है। तो ऐसे ही आपको पता है दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द सॉल्यूशन। तो पता होना बड़ी बात नहीं है, आपको करना पड़ेगा, आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस। अब आपको पता है कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन के लिए आपको चाहिए पैसा। भैया पैसा कहां से आएगा? याद है, पढ़े हो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, पढ़े हो ना? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पढ़े हो ना? तो आपको एक बिजनेस चालू करने के लिए 4 चीज का जरूरत पड़ता है। लैंड, जहां पे आपका फैक्ट्री होगा, जहां पे आपका ऑफिस होगा। लेबर, जहां पे आपके एम्प्लॉय काम करेंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल, पूंजी चाहिए बिजनेस चालू करने के लिए। अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, कैपिटल इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस चालू करने के लिए। तो आपको पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए।
और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक एंटरप्रेन्योर होता है जो लैंड लेबर कैपिटल को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उनको बताता है कि ये काम करना है, कैसे करना है, और वो डिसाइड करता है कितना लैंड का रिक्वायरमेंट है, कितना लेबर का रिक्वायरमेंट है और कितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, और जो रिस्क लेता है, तो क्या लेता है, रिस्क लेता है, ऐसे बंदे को अपने क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। यही चीज यहाँ पे बोला है, ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज की लैंड लेबर कैपिटल टेक्नोलॉजी, आप क्या करेंगे, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे एंड एज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम। जो भी आउटकम आएगा चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लीडर वही अच्छा है, याद रखना, लीडर वही अच्छा है जो पॉजिटिव को भी बोले कि ये मेरा जिम्मेदारी था और नेगेटिव को भी बोले मेरा जिम्मेदारी था। आप भी अगर देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अभी तुम लोग काफ़ी छोटा है, लेकिन अभी से ही अगर तुम लोग मेरी बात को समझेगा तो आगे चल के बहुत काम आएगा लाइफ में ना। जब भी धक्का लगे, जब भी धक्का लगे या जब भी सिचुएशन लगे, ये मत सोचना कि ये प्रॉब्लम उनके वजह से नहीं है, दिस इज द माई प्रॉब्लम। आप अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप अच्छे घर से बिलोंग नहीं करते तो ये मत सोचना मेरे पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी, ये मेरी प्रॉब्लम, मेरे को इसको ठीक करना। जैसे होता है ना कि भाई सबके पापा उतने पोटेंशियल नहीं है कि आपको अच्छा कॉलेज दे पाए, अच्छा खाना दे पाए, अच्छा कपड़ा दे, कोई बात, इससे अपने पेरेंट्स के मन में गलत भावना मत लाना। बोला ठीक है, उन्होंने इतना बड़ा कर दिया, सोचने समझने लायक बना दिया, दिस इज द फाइन, बहुत है। अगर वो नहीं होते तो शायद हम लोग अनाथ आश्रम में होते या रोड पे भीख मांगते, अगर वो नहीं होते तो आज अगर हमको बड़ा पढ़ा लिखा करके इतना सोचने लायक बना दिए, अब फाइन है। अब ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे अपने पेरेंट्स की, अपने जीवन को बदलना है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ही एक अच्छा लीडर वही होता है जो नेगेटिव को भी बोले कि ये मेरे वजह से हुआ, ये गलती मेरे एम्प्लॉय की नहीं है, ये गलती मेरी है। आया साहब ने, ये मेरी गलती है कि आज जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको भी मैंने सेलेक्ट किया, तो उसका सही काम भी मेरा और उसका गलत काम भी मेरा। तो जब आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई ना कि जो भी रिजल्ट होगा हम उसका जिम्मेदारी हम लेगा, तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय लोग उससे ना बोलता है यार कितना अच्छा मेरा लीडर है, क्योंकि एम्प्लॉय को इस बात का डर लगा रहता है कि काम सही होगा तारीफ मिलेगा, काम सही नहीं होगा तो जॉब क्या होगी, खतरे में होगी। बट अगर आप अपने एम्प्लॉय को ये बोलते हो तू लोग काम करना, बिंदास काम कर, जो भी रिजल्ट होगा हम देख लेगा, तो एम्प्लॉय बोलेगा यार, तब पता ना एम्प्लॉय तब दिल खोल के काम करता है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ाए थे ना, फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें एक वर्ड था लीडरशिप। और अच्छा लीडर वही है जो सामने से चढ़ करके, सामने से आकर के बोले गलती आप लोग की नहीं, गलती किसकी है, मेरी है, हम सब फिर अब मिल करके काम करेंगे और दोबारा जो भी हमने गोल सेट किया था उस गोल को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। सूनर और लेटर गोल अचीव हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे था कि एज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आउटकम, जो भी आउटकम होगा उसका जिम्मेदारी वो लेने के लिए रेडी है। क्लियर हुआ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन फटाफट रीड कर लेते हैं, फटाफट 2 सेकंड में रीड करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्रिएटिंग एंड परसुइंग द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और वेंचर। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, इनोवेशन इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एंड एज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। क्लियर है चीज, ओके, याद हो जाएगा। अब इसका अच्छा, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, वेरी गुड। जैसे बॉडी का एलिमेंट क्या क्या है, ब्रेन है, नोज है, आईज है, ईयर है, माउथ, स्टमक है, लेग्स है, ऑर्गन्स है, दैट इज द एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी। ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योरशिप में एलिमेंट क्या, इसको पढ़ो मत, समझो ना, इसको समझो ना। एक एंटरप्रेन्योरशिप में एलिमेंट क्या है, क्या मैं जितना पूछूंगा बस तुम लोग आंसर देना, ठीक है। थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कैसे आप थ्योरी को ले कैसे रहे हो, इसमें ना टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रही ना तो समझ जाना टीचर बहुत बेकार था, हम सच बता रहे। मेरा भी अगर कोई चीज़ पढ़ाया समझ में आ रहा ना तो बोल देना तुम्हारा गलती है सर, अच्छे से आप नहीं पढ़ाए हो। क्योंकि पता है सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने में ना टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है, कि टीचर उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा रहा है बच्चों को। आप अगर आप मेरे से पढ़ने आए हो, अगर हम उसको अच्छे से एलुबोरेट नहीं करेंगे, आपके ब्रेन की क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे, तो इसमें गलती मेरा है। तो जब भी बोरिंग लगे तो बोल देना बोरिंग हो रहा, कुछ नया बताओ, तो हम तुरंत नया करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब एलिमेंट का मतलब क्या है कि पूरे एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या होता है, एक बार अपने समझते हैं ना, एक बार अपने समझते हैं। क्या एंटरप्रेन्योरशिप में आइडिया जनरेशन होता है, आइडिया मतलब अपने मार्केट में अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को देख के क्या मिलता है,
आइडिया मिलता है कि यार ये प्रॉब्लम है। जैसे याद करो क्यूआर कोड का प्रॉब्लम था, तो उसके मन में क्या आया, क्यों ना एक ऐसा क्यूआर कोड बनाया जाए जो सब में काम आ जाए, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्यूआर कोड। तो आप जब प्रॉब्लम देखते हो ना, उस प्रॉब्लम से क्या मिलता है, आइडिया। तो वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, आइडिया जनरेशन। आइडिया तो मिल गया, अब उस आइडिया को पेपर पे लाने के लिए, मतलब रियल वर्ल्ड में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। काम का मतलब क्या है, आपको उसके हिसाब से नए प्रोडक्ट का डिजाइन करना पड़ेगा। आइडिया तो मिल गया, अब क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का डिजाइन करना पड़ेगा, सर्विस का डिजाइन करना पड़ेगा, उसके लिए नया वेंचर खड़ा करना पड़ेगा, नया बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, आप लेट से बिजनेस खड़ा कर रहे हो या वेंचर खड़ा कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, रिसोर्सेस यूज करोगे, है ना, लैंड लेबर कैपिटल यूज करोगे, इसको बोलते हैं यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, क्या इसमें रिस्क है कि नहीं रिस्क है, क्या इसमें इनोवेशन है कि नहीं इनोवेशन। तो तीन चार तो ऐसे पता चल गया, पहला क्या था, आइडिया जनरेशन, दूसरा क्या था, इनोवेशन, तीसरा क्या था, रिस्क। रिस्क हो गया ना, और बताओ तीन, तीन और सोचो, तीन हो गया, तीन और सोचो। लीडर से बात में आता है एलिमेंट, बताओ एंटरप्रेन्योरशिप में होता क्या क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन होता है, पहला एलिमेंट, आइडिया होता है, दूसरा इन्वॉल्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ बोल सकते हो, रिस्क टेकिंग हो सकता है, और क्या क्या सोचो, नहीं ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन में बोलना ठीक नहीं लग रहा। और बताओ क्रिश, क्या चीज, देखो वेंचर और बिजनेस ऑलमोस्ट सेम चीज होता है। वेंचर में क्या होता है, दो चार लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं, दैट इज जॉइंट वेंचर टाइप का, ठीक है। और आजकल कंपनीज क्या होती हैं, दे आर द काइंड ऑफ सर्टिफाइड वेंचर, कि जहाँ पे बहुत सारे मेंबर, से पढ़ा होगा ना, पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 7 लोग का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो मैं तुमको बताऊंगा वेंचर और बिजनेस में क्या फ़र्क है, बट ये समझो दोनों सेम ही होता है, बिजनेस होता है, ठीक है, फिलहाल के लिए समझो। अच्छा, मेरा मेरा मुद्दे पाओ, पहला क्या था, आइडिया जनरेशन, दूसरा क्या था, इनोवेशन, तीसरा क्या था, रिस्क टेकिंग, और चौथा क्या था, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल देते, तुम्हारे लिए बोल देते। और बताओ और क्या क्या हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बताओ, सोचो ना। चलो ठीक है, हेडिंग देख लो, हेडिंग देख लो, पहला हेडिंग, पहला देखिए क्या, आइडिया जनरेशन, दूसरा क्या था, रिस्क टेकिंग, तीसरा क्या था, इनोवेशन, याद है, रिसोर्स मैनेजमेंट। अरे भाई आपको आइडिया मिला, आइडिया मिला, आप इनोवेशन करने के लिए रेडी हो, बट कैसे करोगे, आपको तो लैंड लेबर कैपिटल पैसा टेक्नोलॉजी चाहिए, तो और आपको मिल भी गया, तो आपको उसको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। याद रखना एक चीज, आपको मैं दूं, सुनो ना, मैं आपको मिल्क दे रहा हूं, मैं आपको चाय पत्ती दे रहा हूँ, और मैं आपको चीनी दे रहा हूँ, और सारे मसाले दे रहा हूँ, क्या सब लोग सेम टेस्ट का चाय बनाएगा, बताओ। इंग्रेडिएंट में सेम दे रहा हूँ, अपने घर में किचन में सेम सामान है, लेकिन कभी मम्मी अच्छा खाना बना देती है, कभी बहन अच्छा खाना बना देती है, कभी आप अच्छा बना देते हो, या रेसिपी सेम है, इंग्रेडिएंट भी सेम है, लेकिन क्या सबका टेस्ट बराबर आएगा, नहीं आएगा। आपकी मम्मी खाना बनाएंगी तो कितना अच्छा बनता है, आप गलती से खाना बनाओगे तो वोमिटिंग आ जाएगा, खाना बनाए, रेसिपी तो सेम ही है, वही फॉलो कर रहे हो, टेस्ट भी वो इंग्रेडिएंट भी वही फॉलो कर रहे हो, पर सेम खाना नहीं बनता है। ऐसे ही लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप आपको मिल तो गया, जैसे अपने को मसाले मिल गए, सब्जी मिल गई, तेल मिल गया, कढ़ाई मिल गई, गैस मिल गया, तो क्या खाना सेम बनेगा, नहीं। तो एक एंटरप्रेन्योर को सब कुछ मिल तो गया, पर उसको मैनेज करना पड़ेगा। मम्मी लोग देखो ना कितना एकदम मस्त, अपन उनका हाथ सेट है, उनको पता है कितना नमक डालना है, कितना मिर्चा डालना है, कितना मसाले डालने हैं, उनको अच्छे से आइडिया है। वैसे ही कि एंटरप्रेन्योर को पैसा तो मिल गया, लेबर मिल गया, लैंड मिल गया, कैपिटल मिल गया, टेक्नोलॉजी मिल गया, सोर्स मिल गया, पर उनको मैनेज भी तो करना पड़ेगा। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही है जो इन सबको क्या करे, अच्छे से मैनेज करे। समझ रहे मेरी बात, ओके। इसको बोलते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, जैसा एंटरप्रेन्योर सोचा था क्या वैसे ही होगा, अरे एंटरप्रेन्योर भगवान है क्या, बोलो ना, एंटरप्रेन्योर भगवान है क्या, नहीं। हम लोग जैसा सोचते क्या वैसा होता है क्या, नहीं। तो एंटरप्रेन्योर ने जैसा सोचा था वैसा तो होगा नहीं। अरे भाई मुसीबत तो आएगी, पर जैसा मुसीबत आएगी एंटरप्रेन्योर उस मुसीबत के हिसाब से खुद को क्या करेगा, ढाल लेगा। तो जैसी सिचुएशंस होगी एंटरप्रेन्योर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करेगा, एडॉप्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एडॉप्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, नेटवर्किंग। पढ़े थे ना, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो नेटवर्किंग बिलीव करता है,
चाहे वो कस्टमर से रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो एम्प्लॉय के बीच में हो, चाहे वो इंटरनल नेटवर्क हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो। इवन अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर तो गवर्नमेंट से भी अच्छा रिलेशन बना लेते हैं कि फ़ायदा वहाँ से मिलता है। तो नेटवर्किंग। लास्ट में क्या था? परसिस्टेंस। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही है ना जो जो पेशेंस में बिलीव करता है। देखो याद रखना एक चीज़, कहावत है ना कि जब आप नाम इतना करो ना, कैसे मतलब होता है ना, काम इतना करो, इतना काम करो, जिस दिन शोर मचे तो पूरे शहर में शोर मच जाए। लेकिन वो शोर मचाने के लिए ना आपको अकेला रह करके बहुत सारे दिन, सालों साल मेहनत करना पड़ेगा। अगर लेट से आज आप लेट से आप एक सीए का तैयारी करना चाहते हैं, भैया 5 साल का प्रोसेस है। 5 साल छोड़ो, 5 साल छोड़ो, हम माल तक 4 साल का प्रोसेस तो है ही है। 4 साल का तो भाई 2 साल तो पहले 3 साल का होता था आर्टिकलशिप, अभी 2 साल का हो रहा है। तो भाई तब भी तो 4 साल का प्रोसेस है। 1 साल पकड़ लो फाउंडेशन, 1 साल 2 साल पकड़ लो तैयारी, है ना, और तुम्हारा इंटर पकड़ लो, फाइनल पकड़ लो, मिनिमम 4 साल का प्रोसेस है। पर वो 4 साल का प्रोसेस में आपको कितना तकलीफ हुआ ये आप जानते हो, है ना। कितनी रातें आप नहीं सोए हो, कब कब मन नहीं किया था कि ऑफिस नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं करना है, क्लास नहीं करना है, फिर भी आप पढ़ रहे हो। लेकिन आपके अंदर वो 4 साल का पेशेंस आया ना, तब जाकर के आएगा भैया इनका लड़का या इनकी लड़की या ये मेरा दोस्त सीए बन चुका है, आज अच्छी जॉब लग चुकी है, अच्छा खुद का फर्म खोल चुका है। उसने 4 साल तक पेशेंस किया। वही 4 साल तक पेशेंस लोग नहीं कर पाते, बाद में दर दर के ठोकरे खाते। तो परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में बेटर रिजल्ट पाना है तो आपको शॉर्ट टर्म में घबराना नहीं है। इसके जीवन मुसीबत नहीं, तुम्हारे सामने जो इंसान बैठा है ना, इसके जीवन इतनी मुसीबत आई है कि तुमको बता देगा, तुम डर जाएगा, बोलेगा नहीं हम आगे बढ़ेंगे नहीं, हम इसी एज में रहेंगे। मेरे जीवन में इतनी मुसीबत आई है, तुमको बताएंगे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, स्टिल आज भी है, फिर भी पढ़ा रहे। तो आपको पेशेंस रख करके काम करना है, पेशेंस रख करके काम करना है। हम आपको पहले बता रहे ऐसे एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ना पेशेंस होता है। वो अगर शॉर्ट टर्म में अगर वो रिजल्ट अचीव नहीं हो रहा, घबराता नहीं है। उसका टारगेट ये है कि आज रिजल्ट नहीं अचीव हुआ तो कोई बात नहीं, बट कल जरूर अचीव होगा, उसके लिए मेहनत करेगा। तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप में पेशेंस होता है। लास्ट में क्या है? गोल सेटिंग एंड कस्टमर फोकस। गोल सेटिंग तो ऑब्वियसली गोल तो होगा, लास्ट में क्या है? कस्टमर फोकस। तो फटाफट एक बार याद करते, पहला क्या था? बिना देखे बोलो ना, बिना देखे बोलो तुम ना। आइडिया जनरेशन, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, फिर क्या था? रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका बताओ एडेप्टेबिलिटी, कि सिचुएशन जैसा भी होगा खुद को क्या करेंगे? एडेप्ट कर लेंगे। वेरी गुड। नेटवर्किंग, हाँ बहुत अच्छा। परसिस्टेंस, हाँ। गोल सेटिंग, कस्टमर फोकस, याद हो गया ना? ठीक है, बताना या हो गया? पढ़ाना या हो गया? ये हो गया ना? ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिस्क टेकिंग। Entrepreneurship may take risk investing time, money and effort into their venture, knowing there is a chance of failure but also the potential of great success. Obviously कोई भी बिजनेस चालू करो, कोई बिजनेस चालू करो, उसमें आपको पैसा लगेगा। बोलते हैं ना खून पसीना, बोलते हैं ना खून पसीना पैसा सब लग गया। तो ऑब्वियसली आप कोई भी बिजनेस चालू करोगे, उसमें खून पसीना पैसा समय सब लगेगा, बट आपको विथ पेशेंस रहना पड़ेगा। आपको पता है फेल हो सकते हैं, बट ये भी पता है पास भी हो जाएंगे, सक्सेस भी हो जाएंगे। ठीक है। इनोवेशन। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, एफडी अच्छा है या म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसा लगाना अच्छा है? चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, इस एज में पूछता हूँ, अभी तुम लोग 18 साल का होगा। मैं पूछता हूँ एफडी, एफडी अच्छा है पैसा लगाना है या म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट? बोलो एफडी या शेयर मार्केट? शेयर मार्केट। वो आप लोग बताओ। म्यूचुअल फंड वो भी तो शेयर मार्केट का पार्ट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। हम लोग पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड वो पैसा देता है शेयर मार्केट में। तो आप अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो इसको बोलते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, अगर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट। अल्टीमेटली शेयर मार्केट इज वन ऑफ द प्लेस जहाँ पे मैक्सिमम पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा हूँ एफडी या शेयर मार्केट? शेयर मार्केट। रीजन? 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 रिटर्न ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। याद रखना एक चीज़, जहाँ पे रिस्क है ना वहीं पे अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई इंसान बोलना चाहता है, क्रिस सुनना, कोई इंसान अगर ये बोलना चाहता ना मेरे जीवन में मुसीबत ना आए, मेरे जीवन में ना हमेशा ग्राफ ऐसे ऐसे चले, ऐसे ऐसे,
मतलब ऊपर नीचे ग्राफ ना चले, ग्राफ ऐसे चले, ऐसे चले। उसको बोलना जब इंसान मर जाता है ना तो मशीन में ग्राफ ऐसे ही चलता है, सीधा चलता है। जब इंसान जिंदा रहता है ना उसका हार्ट बीट के हिसाब से ग्राफ ऐसे चलता है। देखना जब तुम लोग, जब जो लोग वेंटिलेटर पे होते हैं या कभी ईसीजी कराता है तुम लोग, तो ईसीजी का जब पेपर आता है तो देखना हार्ट बीट होता है वो ऐसे ऐसे चलती है हार्ट बीट। या मूवी में देखा होगा जब इंसान मर जाता है तो ऐसे लाइन बन जाता है। तो कोई भी इंसान बोले कि मेरे जीवन में मुसीबत नहीं चाहिए, उसको बोलना एक एक ऑप्शन है, तू मर जा, तेरा ग्राफ स्टेबल हो जाएगा। तो चेक कराएगा ना तेरा सब कुछ स्टेबल है, तेरा लाइफ में कोई मुसीबत में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो एक मुर्दा इंसान के जीवन में, अब मुर्दा इंसान का मतलब आप मर नहीं गए, मुर्दा इंसान वो भी है ना जो सब कुछ जानते हुए अभी कुछ काम नहीं कर, जो सब कुछ जानते हुए अभी मेहनत नहीं कर रहा है, जो रिस्क नहीं ले रहा है। उसको पता है आज तुमको क्या लग रहा है, आज के टाइम पे कोचिंग पढ़ाना चैलेंज नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया है, हर जगह कोचिंग सेंटर है, यूट्यूब से। तो आज के टाइम पे टीचिंग करना बहुत वन ऑफ द टफेस्ट है। लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है, अगर आप छोड़ दो, अपॉर्चुनिटी भी है अगर आप ठीक ठाक पढ़ाते हो तो बच्चे आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी भी है, रिस्क भी है, अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। आप कोई बिजनेस करने जाओ, आप एक मोमो का ठेला भी लगाओ ना तब भी आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पहले भी बहुत लोग ठेला लगा रहे हैं, तो आपको उनका कस्टमर तोड़ना है। समझ रहे? तो हर एक बिजनेस में ना रिस्क है, रिस्क है तो बिजनेस है। बोलते ना रिस्क में ही इश्क है, वही वाला हिसाब है। रिस्क है तो इश्क है, बिजनेस है तो पैसा है, ये वाला हिसाब इक्वेशन चलता है। तो ऐसे एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक रिस्क हमेशा रहेगा, और रिस्क है तभी बिजनेस है, जिस दिन रिस्क नहीं है वो बिजनेस नहीं है। तो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व द ब्रिंगिंग समथिंग न्यू डिफरेंट टू द मार्केट। एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को याद आया इनोवेशन से। इनोवेशन वो एक टाइम करेगा या जैसा सिचुएशन चेंज होते रहेगा उसके हिसाब से करते रहेगा? हाँ, क्योंकि एक वर्ड था ना एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? जैसा सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग काम करना। अगर सिचुएशन डिमांड कर रहा है कि कुछ नया लेकर आओ तो कुछ नया लेकर आएंगे, समझ रहे हो ना? तो इनोवेशन, तो एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व ब्रिंगिंग समथिंग न्यू और डिफरेंट टू द मार्केट, वेदर न्यू प्रोडक्ट या सर्विस और बिजनेस मॉडल, चाहे नया हो या पुराना हो। ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योर नीड द इफेक्टिवली मैनेज द रिसोर्स लाइक फाइनेंस, ह्यूमन कैपिटल, टाइम, इंश्योर द सक्सेस ऑफ वेंचर। इजी है ना? इजी है तो being able to adapt the changing the market condition, customer need and industry trend is the crucial for entrepreneurship। क्योंकि भैया जो ग्राफ है ना हमेशा ऐसे नहीं चलता है, ग्राफ ऐसे होते रहता है। तो कस्टमर का डिमांड भाई आज तुम बताओ ना, आज के 10 ईयर पहले, आज के 10 ईयर पहले क्या डिमांड था, आज क्या डिमांड है, सेम है क्या? आज के 10 ईयर पहले डिमांड अलग था, आज डिमांड क्या अलग है? आज के 10 साल बाद डिमांड अलग होगा। तो हर 10 साल के बाद ना मार्केट चेंज होती है, एवरी 10 ईयर के बाद मार्केट चेंज होती है, और कस्टमर का डिमांड भी क्या होता है? चेंज होता है। तो जैसा जैसा कस्टमर का डिमांड आएगा आपको उसके हिसाब से इनोवेशन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से क्या चेंजेस करना पड़ेगा। एप्पल कंपनी हर साल फ़ोन लॉन्च करती है, वो अलग बात है यहाँ का कैमरा ऐसे कर दे या सीधा कर दे, पर कुछ तो चेंज करती है आया हुआ सबने, वो अलग बात है। तो एप्पल कंपनी भी, हाँ एप्पल कंपनी भी एडेप्टेबिलिटी बिलीव करती है, ये देख के समझ में आता है। नेटवर्किंग वाला पॉइंट पढ़ लो। Building relationship with the customer, supplier and investor other stakeholder is important for gaining the support and growing business। अच्छा, आज तुम लोग टाटा कंपनी, आज जो रतन टाटा है, स्पेशली रतन टाटा, आज जब रतन टाटा की बात होती है दिल में रिस्पेक्ट आ जाता है। रीज़न क्या है? क्या अपने घर खाना, अपने घर का क्या राशन वही भरते हैं क्या? या पापा को बोलते हैं लाइए मुसीबत में आपको हेल्प कर देंगे? नहीं। रीज़न क्या है? टाटा कंपनी का इतना नाम क्यों है, बता रहा हूँ। क्या हुआ था ना, सूरत या अहमदाबाद में उनकी बहुत बड़ी एक फैक्ट्री थी, एग्जैक्टली लोकेशन मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है? अगर कुछ लोकेशन में गलत बता रहा हूँ तो माफ़ करना। उसमें क्या हुआ ना, लेबर लोग हड़ताल कर दिया, भयंकर लेवल का हड़ताल किया। तो उसका जो मैनेजर था, वो ट्राई कर रहा था कि भैया प्रॉब्लम को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। वो बार बार जाकर बात कर रहे थे, तो मान नहीं रहा था, फैक्ट्री में ताला लगा दिया था। अनिल कपूर की एक मूवी है लाडला, देखा है कभी? बहुत पुरानी मूवी लाडला, देखना। उसमें फैक्ट्री वर्कर लोग हड़ताल कर देते, मेन फैक्ट्री को बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे और उसके सामने बाहर में बैठ जाएंगे। मतलब मेन जो फैक्ट्री का दरवाजा है उसको लॉक कर देंगे और ताला लगा देंगे और उसके सामने ऐसे बैठ जाएंगे।
अब सोचो फैक्ट्री का मेन गेट के सामने अगर हजारों लोग बैठ जाए तो फैक्ट्री के अंदर कोई ढुक पाएगा क्या? तो मैनेजर लोग कोशिश कर रहे हैं जो फैक्ट्री का लीडर होता है उससे बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और फैक्ट्री को चलाया जाए। भाई साहब मानने के लिए रेडी नहीं। रतन टाटा फ्लाइट पकड़ के मुंबई से आते हैं, रतन टाटा, और 1000 वर्कर के बीच में आते हैं, 1000 वर्कर के बीच में। बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था कि 1000 वर्कर में कोई पागल होता तो मार देता उनको, और वर्कर मार देता तो क्या किसके ऊपर केस करता तुम? रतन टाटा पर्सनल आए, अपना गाड़ी से आए, कोई फोर्स लेकर नहीं आए कि पुलिस का फोर्स आ गया, आर्मी का फोर्स आ गया, नहीं। अपना पर्सनल कार में आए एयरपोर्ट से, अपना ड्राइवर के साथ में आए और अपना असिस्टेंट के साथ में आए, और वर्कर के बीच में आके पता क्या बोलते हैं? आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। कि आज आप लोग डिमांड कर रहे हैं, ये मेरी गलती है कि मैं ऐसा काम किया होता कि आपको ये नौबत ही नहीं आती कि आप आज यहाँ पे डिमांड करते। मतलब लेट्स से आप बोल रहे हो कि सैलरी बढ़नी चाहिए, तो अगर मैं सैलरी पहले ही बढ़ा दिया होता तो आप हड़ताल नहीं करते। अगर आप चाह रहे हो कि हमारी इंश्योरेंस हो जाए, हमारी सेफ्टी बढ़ जाए, तो मेरी कंपनी का प्रॉब्लम है कि मैंने आपको सेफ्टी नहीं दिया, मैंने आपकी सैलरी नहीं बढ़ाया, मैंने आपको डीए नहीं दिया। ये गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी है। भाई साहब जब ये वर्कर लोग को पता चला कि स्वयं रतन टाटा आकर के बोल रहे हैं, हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि मेरी गलती है, आप लोग की गलती नहीं है, बिलीव करो वर्कर लोग रोना स्टार्ट कर दिए। वर्कर लोग बोले इतना बड़ा आदमी आकर के बोल रहा है कि आपकी गलती नहीं मेरी गलती, हमको माफ कर दो, हम आपका सारा डिमांड मानने के लिए रेडी हैं। आज तो पता इतिहास में लिखा गया है कि वर्कर लोग पता क्या बोला? हमको कुछ सैलरी नहीं चाहिए, जो सैलरी मिलती है हम उसी सैलरी में काम करेंगे। बट आप आकर के बोल दिया ना फिर से फैक्ट्री खुली होगी। ये थे रतन टाटा, वर्कर के सामने आकर के बोल रहे कि तुम्हारी गलती नहीं मेरी गलती है, हम आपका सारा डिमांड मानने के लिए रेडी हैं, आप लोग काम कीजिए। वर्कर लोग बोला हमको कुछ डिमांड नहीं करना, सब काम करेगा। तो यही होता है ना, अभी अपना एक तो स्टाफ गलती करता अपन लड़ जाते हैं, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। रतन टाटा जी आकर खुद बोल रहे हैं। तो अब जब इतना बड़ा आदमी आकर के बोलता है ना तो इंसानियत जाग जाती है लोगों के अंदर। तो वो था लीडरशिप क्वालिटी, वो था नेटवर्किंग, वो था नेटवर्किंग। तो यही चीज होता है ना कि जो एक अच्छा ऑन्टरप्रनर होता है ना, वो अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने इन्वेस्टर के साथ, क्योंकि जो जिन्होंने पैसा लगाया है, अपने इन्वेस्टर के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने कस्टमर के साथ, बैंकों के साथ, इवन गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन बनाता है। क्योंकि पता है ये है तो बिजनेस है, ये नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं होगा। बहुत बार मेरे को बोलता है ना बहुत सारा लोग कि आप ना अपने बच्चों मेरे अपने स्टूडेंट के साथ ना फ्रैंक क्यों रहते हैं, अपने स्टूडेंट को हमेशा आप छोटा भाई या दोस्त की तरह ट्रीट क्यों करते हैं? रीज़न है भाई, हम किसको पढ़ाएंगे? इंसान को ना। अगर इंसान के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा, आज अगर मेरा तुम्हारा मेरे मेरे साथ अगर तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो हम तुम्हारे डाउट को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर तुम्हारे मन में कुछ मेरे लिए कुछ भी होगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, और तुम उस चीज़ को अपने जुबा के ला नहीं पा रहे हो, तो हम तुम्हारा दिल का बात कैसे समझ में आएगा? या लेट से मुझे कल को कुछ शेयर करना है, तो जब तक हम और आप आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तो मेरा बात नहीं आप समझ पाओगे, ना आपका बात मैं समझ पाऊंगा। इसीलिए एक बिल्ड नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एंटरप्रेन्योर इस सब में एक्सपर्ट होता है। परसिस्टेंस वाला पॉइंट हो गया ना, गोल सेटिंग वाला पॉइंट हो गया ना, कि सेटिंग ए क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव हेल्प द एंटरप्रेन्योर टू स्टे द फोकस एंड मोटिवेटिंग एज दे वर्क टुवर्ड्स। ऑब्वियसली जब वो बिजनेस चालू कर रहा था उसको पहले से पता था कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, और इस सोल्यूशन को निकालना इंपॉर्टेंट है। लास्ट में क्या? कस्टमर फोकस। अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द नीड ऑफ द कस्टमर इज वाइटल फॉर क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग अ सस्टेनेबल बिजनेस। अगर आप बिजनेस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तभी बिल्ड कर पाओगे, अदरवाइज बिल्ड नहीं कर पाओगे। क्लियर है चीज? कंटिन्यूअस लर्निंग, एक लास्ट चीज, कंटिन्यूअस लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। जैसा सिचुएशन चेंज होगा आपको सिचुएशन का करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से बिजनेस में चेंज करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब क्या है? आपको हर वक्त मार्केट को रीड करना पड़ेगा, हर वक्त कस्टमर के नीड को समझना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज लाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस लर्निंग। entrepreneur need to constantly learn and adapt, या ना adapt वाला, adapt to stay ahead in industry and seize new opportunity।
सिंपल सी बात है। जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है, ये टाइम टू टाइम क्या करता, मार्केट को रीड करता, अपॉर्चुनिटी को रीड करता, कस्टमर के प्रॉब्लम को समझता, फिर उसके हिसाब से बिजनेस में चेंज लाता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इंपॉर्टेंट, चलो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों जीवन में एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इंपॉर्टेंट? अच्छा, इंडिया इंडिया और यूएसए या यूरोपियन कंट्री या जर्मनी में फर्क क्या है? फर्क क्या है? अब मत बोलना सर मेन फर्क पॉपुलेशन का, ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन का फर्क ही नहीं है। पॉपुलेशन तो भैया चाइना चाइना भी तो डेंस पॉपुलेशन कंट्री है, जितना इंडिया डेंस पॉपुलेशन कंट्री है चाइना भी उतना ही है। फर्क क्या है? फर्क पता है? फर्क है नहीं, मेन जो फर्क है ना, सोच का फर्क है। सोच का फर्क, क्या सोच का फर्क है? अपने इंडिया में तुम लोग 3 इडियट मूवी देखा है? 3 इडियट मूवी, उसमें एक चीज दिखाया है कि जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना तो लोग उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं। देखना 3 इडियट में दिखाया है कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, यही यही नॉर्मली डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, है ना? हाँ, वो नहीं, कॉमर्स बहुत कम है ना, मतलब अभी धीरे धीरे कॉमर्स का बोलबाला हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे क्या, वो थप्पा लगा देता है कि बच्चा पैदा हुआ डॉक्टर बनेगा और इंजीनियर बनेगा, ऐसा थप्पा लगा देता है। ठीक है, अब एक चीज़ तुम लोग देखना, हमारे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा बोला गया है ना कि कोई बिजनेस के बारे में नहीं सोचता। आज मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, सुनो ना, आज मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, मेरे सामने अगर कोई बैंक का जॉब लेकर बैठ जाएगा ना तो लोगों नज़र में आएगा कि जो बैंक का जॉब लेकर बैठा है वो ज़्यादा इफिशियंट है, ज़्यादा मेहनती है, और उसने लाइफ में ज़्यादा कुछ उखाड़ा है, और अभिषेक पांडे कुछ उखाड़े नहीं, खाली ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। रिस्पेक्ट नहीं है, ये इंडियन कल्चर में है। इवन मैं उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली, उससे ज़्यादा नॉलेज भी है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा लोगों से मीट कर रहा हूँ। आज एक बैंकर को कौन जानता है, पर अभिषेक पांडे को कलकत्ता में लाख लोग जानते हैं। अभिषेक पांडे को कलकत्ता में 1 लाख लोग तो जानते ही जानते हैं, वो भी यंग जनरेशन, जो कम से कम 40 साल तो जिएगी, तो 40 साल तक जानेगी मेरे को। मेरा बात समझ रहे हो ना? लेकिन एक बैंकर को कौन जानता है? तो उससे ज्यादा नेम एंड फेम है, उससे ज्यादा पैसा भी कमा रहा हूँ, उससे ज्यादा सब कुछ है, लेकिन इज्जत, अरे बाप रे सरकारी बाबू, उसका इज्जत ज्यादा है। अरे ये तो ट्यूशन पढ़ाते हैं, मास्टर जी हैं ट्यूशन पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ पे ना बिजनेस करने वाले लोग का इज्जत ही नहीं है। ये सबसे बड़ा फर्क है, ये सबसे बड़ा फर्क है। इसीलिए पता है आज की जो जनरेशन आ रही है, अच्छा आज की जनरेशन बड़ी स्मार्ट है, जैसे तुम लोग जो जेनजी इसको बोलते हैं, अभी तुम लोग बहुत स्मार्ट है, तुम लोग ना इस लूप में फंसा ही नहीं है। तुम लोग का समझ में आ गया कि इज्जत मोह माया प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, पैसा तो सब कुछ है। ये चीज़ ना तुम लोग समझ गए। इसलिए पता आज की जो यंग जनरेशन है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम भी अपने आप को यंग ही मांगते हैं, बूढ़ा थोड़ी हो गया है, ऐसा नहीं। हम लोग ना इस चीज़ को समझ में आ गया, ये प्यार मोहब्बत इज्जत बस बोलने वाली बात है। सबसे इंपॉर्टेंट गांधी जी बैंक रहेंगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए आज की जनरेशन में देखना, कोई यूट्यूबर बढ़िया बन गया है, कोई बढ़िया कैफे खोल लिया। आज की जो यंग जनरेशन है बड़ी स्मार्ट है भाई, बिलीव कर। 18 साल 19 साल 20 साल के बाद ना सब क्लियर अपने दिमाग में, साला जॉब करेंगे तो इतने साल जॉब करेंगे, उसके बाद बिजनेस करेंगे, या अगर लेट से जॉब भी करेंगे ना तो एक एम्प्लॉय की तरह जॉब नहीं करेंगे, होता ना अपर लेवल का जॉब करेंगे, कंपनी का सीईओ बनेंगे, एमडी बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। आज की जो जनरेशन है ना वो रिस्क, आज की जनरेशन के जो बोलते हैं ना हार्ट हार्ट बहुत बड़ा हो गया, वो रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया। इसलिए 2015 के बाद इंडिया में ना स्टार्टअप बोल करके कान में सुनाना स्टार्ट हुआ इंडिया में। पहले ना उतना, अच्छा तुम बताओ आज के टाइम पे इंडिया में लास्ट 10 ईयर में जितनी नई नई स्टार्टअप आई है, क्या आज के 20 साल पहले थी? क्या नहीं थी भाई। आजकल इंडिया में नया नया स्टार्टअप चालू हो गया। रीज़न क्या है? पता चल गया कि सरकारी जॉब सबको नहीं मिलेगा, लिमिटेड सीट है ना भाई, सबको नहीं मिलेगा। प्राइवेट जॉब सबको नहीं मिलेगा, ये तो लिमिटेड सीट है, कुछ तो अपना करना पड़ेगा। अमेरिका में ना ये कल्चर स्टार्टिंग से है। अमेरिका में जब बच्चा पैदा होता है ना तो ये नहीं बोला जाता कि डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। अमेरिका बोलता है कि बाप बोलता है कि मेरा बेटा मेरे से बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, या रिलेटिव क्या बोलते हैं, ये चल करके ना बहुत अच्छा ब्रांड बनाएगा। इसलिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्रांड हैं सबसे ज़्यादा किसके ब्रांड है? यूएस के ब्रांड, यूएस बेस्ड कंट्री के ब्रांड, जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं। नंबर ऑफ ब्रांड अगर निकाला जाए, अगर पूरे वर्ल्ड में मान लो 100 ब्रांड है ना, तो अकेला 60% ब्रांड कौन लेकर बैठा है? यूएस लेकर बैठा।
अगर पूरे वर्ल्ड में 100 ब्रांड है तो 100 में से अकेला 60% यूएस लेके बैठा। स्टार्टअप का कल्चर वहाँ पे, इंडिया में धीरे धीरे वो कल्चर आ रहा है स्टार्टअप का। यही चीज़ यहाँ पे भी है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अपना दीदी भी प्रमोट की थी एंटरप्रेन्योरशिप को, या तो चुनाव आया था टीएमसी का। हाँ हाँ हाँ, दीदी बोली थी। दीदी क्या बोली थी, ऐसे बंगाली में बोली थी, पर हम बोल नहीं पाएंगे बंगाली में। वो सिंपल बोली, दूध लाओ, चाय पत्ती लाओ, चीनी लाओ, एक स्टूल लाओ, लगाओ लगाओ, और चाय बनाओ, चाय पिलाओ, मूढ़ी चौप दुर्गा पूजा में ये बेचो। तो ममता दीदी भी लोगों से कन्विंस की थी बिजनेस करो। तो अब इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप का, इंपॉर्टेंस क्या है। पहला इंपॉर्टेंस जॉब क्रिएशन। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, जॉब। कि देश में जो बेरोजगारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप करने से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे क्या होगी, सॉल्व होगी। लोगों को क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा। एक अकेला बिजनेस, मैं देखो आज मेरा भी सेंटर में कम से कम 3-4 लोग काम करते हैं। एटलीस्ट 3-4 लोग को मैं देखो बहुत ज़्यादा पेमेंट तो नहीं कर पाता, पर कुछ तो पेमेंट कर रहा हूँ, कुछ तो उनका खर्चा निकाल रहा हूँ ना। तो ऐसे ही आज आज लेट से आप बोलते हो कि सर हम जॉब करेंगे, किसके अंदर करोगे, टाटा के अंदर करोगे। टाटा क्या कर रहा है, अरे आप जॉब करोगे, कहाँ करोगे जॉब, बैंक में करोगे, तो बैंक क्या कर रहा है, बिजनेस। टाटा कंपनी में काम करो, टाटा क्या कर रहा है, बिजनेस। रिलायंस में काम करोगे, रिलायंस क्या कर रहा है, बिजनेस। तो बिजनेस ही कर रहा है। मेरे पापा होंडा कंपनी की, तो होंडा क्या कर रहा है, बिजनेस। अल्टीमेटली आपको बिजनेस ही करना है, चाहे आप डायरेक्टली करो या इनडायरेक्टली करो, है तो बिजनेस। आपके पापा जहां भी जॉब करते हैं वो कंपनी तो बिजनेस ही कर रही है। आप कल को अकाउंटेंट बन जाओगे तो किसी बिजनेस का अकाउंट ही संभालोगे। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो एट द एंड आप बिजनेस ही करना है। बिजनेस का पहला इंपॉर्टेंस क्या है, जॉब क्रिएशन। दूसरा क्या है, इनोवेशन। आज के 10 साल पहले जो इंडिया था और 10 साल बाद जो इंडिया, अंतर है इनोवेशन का। 10 साल के पहले इंडिया लेस इनोवेटिव, 10 साल के 2015 से लेकर 2025 के बीच का जो इंडिया है ना, वो मोर इनोवेशन। अभी हम लोग ज़्यादा इनोवेटिव हो गए। तो जब नया नया बिजनेस चालू होता है ना, तो नया नया क्या आता है, इनोवेशन आता है। जब नया नया बिजनेस चालू होता है तो नया नया क्या आता है, इनोवेशन। ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, जॉब क्रिएशन, कि नई नई जॉब क्रिएट होगी। जब बिजनेस बढ़ेगा तो नया नया जॉब क्रिएट होगा। सेकंड हो गया इनोवेशन। अब लेट्स से सुजल कुछ नया किया, अभिजीत कुछ और नया किया, ठीक है, आप लोग भी कुछ नया नया किया, हम भी कुछ नया किया। तो मार्केट में क्या नया नया प्रोडक्ट आ रहा है, नया नया सर्विस आ रहा है। तो धीरे 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 क्या हो, लोग बोलते हैं ना चाइना बहुत आगे बढ़ गया, ऐसे ही बढ़ा भाई। वो हर साल कुछ नया नया करते करते आज देखो चाइना कितना आगे बढ़ गया। जब आप जब 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 देश में नए नए एंटरप्रेन्योर आते हैं ना, तो नए नए इनोवेशन आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। नेक्स्ट क्या हो गया, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्क क्या है ये सुन लो। ग्रोथ का मतलब देश में नंबर ऑफ जॉब बढ़ गई, देश में जो नंबर ऑफ जॉब क्या हो गई, बढ़ गई। देखो जब भी ना क्वांटिटी के चीज में कोई चीज बढ़ती है, क्वांटिटी की चीज में या तो बढ़ रही है या घट रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। हमारे यहाँ पे हाईवे बढ़ गए, ग्रोथ। नंबर ऑफ स्मार्ट सिटी बढ़ गए, ग्रोथ। नंबर ऑफ जो इंडस्ट्रीज थी वो बढ़ गई। जब कोई चीज़ बढ़ती है ना, बढ़ती, जैसे हाईवे बढ़ गए, रोड बढ़ गए, है ना, ब्रिज, नंबर ऑफ जो ब्रिजेस, हाईवे थे, ट्रेन थी, नंबर ऑफ स्मार्ट सिटी थे, ठीक है, इंडस्ट्रीज थी, बिजनेस थे। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। और एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल सुधर गया, देश में हेल्थ सिस्टम सुधर गया, देश में एजुकेशन सिस्टम सुधर गया, देश में जो पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट था वो पहले से क्लीन हो गया। तो जब लोगों का ना हेल्थ, वेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर और गुड गवर्नेंस पॉलिसी ठीक होती है ना, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। मतलब देश में जो रोड थे, मतलब कहावत है ना, खड्डे में रोड है या रोड में खड्डा, समझ में नहीं आ रहा था। तो बात है, रोड ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल ठीक हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक हो गई, समझ रहे हो ना। हेल्थ जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक हो गए, लोग पहले से बेटर खाना खा रहे हैं, लोग पहले से अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लोग पहले से अच्छा इलाज करवा रहे हैं। ये हो गया ग्रोथ। अब आप मुझे बताओ, ग्रोथ बढ़ा या डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का ही वन ऑफ द पार्ट है ग्रोथ। अच्छा, डेवलपमेंट के लिए क्या ग्रोथ का होना जरूरी है, बोलिए। डेवलपमेंट के लिए क्या ग्रोथ का होना बहुत जरूरी है, नहीं, आंसर इज नो।
अगर ग्रोथ नहीं भी है तब भी डेवलपमेंट, हाँ बता रहा हूँ, ग्रोथ नहीं भी है तब भी डेवलपमेंट हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास 1,000 रुपया है, क्या आप उस 1,000 रुपया का भी बेस्ट यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। इंडिया के पास जो पैसा है ना, इंडिया के पास जो अवेलेबल पैसा है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है ना, अगर इंडिया उसको अच्छे से यूज करे तो सेम पैसे पर इंडिया इससे बेटर हो सकता है। लेकिन क्या करप्शन करप्शन का लेवल इतना ज़्यादा है? हाँ, नहीं नहीं, पर बात रोड का नहीं है, मेरा कहने मतलब जो जितने हाईवेज वगैरह है ना, अगर वही ढंग से काम करे, जितने रोड वगैरह है, आज नंबर, सेम रोड, ये लोग नंबर ऑफ रोड नहीं बढ़ाता है, ये लोग क्या करता है, सेम रोड को 2 बार बनाता है। नहीं समझा मेरा बात? तुम जहां रहता है वहां पे रोड नहीं बनता है, पिछले साल बनाया था, इस साल फिर बनाएगा, क्योंकि बीच में तो मटेरियल खा गया ना। रिपेयर क्या करता है वो, जानबूझ के करता है वैसा, जानबूझ के करता है। मेरे कहने मतलब क्या है कि जितना भी सरकारी ऑफिस है, जितना भी सरकारी स्कूल है, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने सरकारी एम्प्लॉई हैं, अगर वो ढंग से अपना काम करें तो क्या इंडिया बेटर हो सकता है नहीं बेटर हो सकता है? तो सेम सेम चीज पर जो भी इंडिया के पास रिसोर्सेस हैं, अगर वो नहीं भी बढ़ते हैं, एज इट इज रहते हैं, करप्शन का लेवल कम हो जाए, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी लोगों की बढ़ जाए, लोग अवेयर हो जाए कि दिस इज माय कंट्री, ये मुझे काम करना है, तो सेम चीज पर इंडिया बेटर काम कर सकता है। तो ग्रोथ हो, जरूरी नहीं डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ नहीं है तो जरूरी नहीं डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ इज वन ऑफ द साइन कि बोल सकते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हो सकता है। तो ऑलवेज ग्रोथ है तो देखो, ग्रोथ रहना अच्छी बात है, नेगेटिव सेंस मत लेना, पर अगर ग्रोथ नहीं भी है तो सेम चीज पर हम बेटर कर सकते हैं, सेम चीज पर हम बेटर कर सकते हैं, हम अपने रिसोर्सेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। एक एग्जांपल, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन तुम लोग लगेगा, अगर तुम, हाँ बाबू, ऑब्वियसली ऑब्वियसली एक टाइम का तो आपको बढ़ना ही पड़ेगा, बट ऑलवेज जरूरी नहीं कि आपको ग्रोथ चाहिए ही चाहिए, शॉर्ट पीरियड के लिए सही है। हाँ, एक टाइम पे तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर अपने पापा की इनकम लेट से 50,000 है, एग्जाम्पल अपने पापा की इनकम 50,000 है, ठीक है ना? तो एक चीज़ मुझे बताओ, क्या पापा अगर अगर लेट से अगर उल्टे पुल्टे खर्चे करते हैं, लेट से वो ना करे, अगर वो उल्टे पुल्टे खर्चे करते हैं जिसके वजह से फैमिली प्लानिंग में प्रॉब्लम आती है, मतलब जो अपना घर का जो प्लानिंग है उसमें प्रॉब्लम आती है, अगर वो उल्टे पुल्टे खर्चे ना करे, सही ढंग से काम करे और वहीं पे पैसा खर्चा करे जितना ज़रूरत है, तो अपने घर पे सेम पैसे पर सेम सैलरी में हम बढ़िया खाना खा सकते हैं, हम बढ़िया तरीके से सेविंग कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से हम कपड़े पहन सकते हैं, और बढ़िया तरीके से हम इंजॉय कर सकते कि नहीं कर सकते, और साल में 2-4 तो ट्रिप भी हो सकता है। बट अगर पापा 50,000 कमा तो रहे हैं लेकिन 20,000 का दारू पी जा रहे हैं, जुआ खेल ले रहे हैं, ये खेल ले रहे हैं, तो फैमिली तो रोड पे आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से करते हो तब भी डेवलपमेंट हो सकता है। समझ में मेरी बात? तो इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, क्वांटिटी टर्म्स में बढ़ता है। अच्छा, ये बात मैं क्यों पढ़ाया, ग्रोथ और डेवलपमेंट आगे तुमको पढ़ने को मिलेगा, इसलिए चीज मैंने बता दिया। ग्रोथ एक बड़ा वर्ड है, उसका एक छोटा वर्ड, सॉरी, डेवलपमेंट एक बड़ा वर्ड है, उसका एक छोटा पार्ट क्या है, ग्रोथ। तो ग्रोथ अगर है तो जरूरी नहीं डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ अगर नहीं है तब भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो ग्रोथ रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, डेवलपमेंट हो सकता है अगर आप रिसोर्सेस को ढंग तरीके से अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो एक लास्ट टाइम रिपीट करूंगा, ग्रोथ बढ़ता है क्वांटिटिक टर्म्स में, जैसे नंबर ऑफ रोड बढ़ गए, ब्रिजेस बढ़ गए, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ गए, हॉस्पिटल बढ़ गए, स्कूल बढ़ गए, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। और जब आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, अच्छा आप कपड़े पहनते हो, क्लीन इन्वायरमेंट होता है, अच्छे पानी पीते हो, ठीक है, एजुकेशन बढ़ गया, दैट इज लोग लोग पहले से ज़्यादा जिंदा रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें करप्शन लेवल कम हो जाता है। ठीक है, आप सुने होंगे कि इंसान फिजिकली ग्रो करता, मेंटली डेवलप करता है, सुने होंगे आप। इंसान क्या करता है, फिजिकली ग्रो करता है और मेंटली डेवलप करता है। ठीक है, ठीक, ये सुने हैं ना? तो जो इंसान फिजिकली ग्रो नहीं किया, लेट से वो बौना रह गया, 4 फीट का हो गया, तो क्या वो मेंटली मेंटली ग्रो नहीं कर सकता? क्या वो मेंटली डेवलप नहीं हो सकता है? जरूरी क्या जो हाथी इतना बड़ा रहेगा उसी का दिमाग बड़ा होगा? इसीलिए याद रखना, डेवलपमेंट इंसान कर सकता है सेम रिसोर्सेस पे, ठीक है ना?
जब आप एक अच्छा बिजनेस करते हो ना, जब आप एक अच्छा बिजनेस करते हो तो इकोनॉमी का क्या होता है, ग्रोथ भी होता है और साथ ही साथ इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो एक नया पार्ट आप ऐड कर सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, वेल्थ क्रिएशन। देश में नंबर ऑफ देश में नंबर ऑफ बिजनेसेस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बिजनेस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, तो ओवरऑल देश में वेल्थ क्रिएशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पढ़ो। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिल्ड वेल्थ फॉर देमसेल्फ एंड देयर कम्युनिटी, जनरेटिंग प्रॉफिट एंड क्रिएटिंग द वैल्यू इन द मार्केट। जब आप एक नए नए बिजनेस खड़ा करते हो, इससे क्या होता है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो जब आप बिजनेस के थ्रू लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो बिजनेसमैन प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट कमा करके वेल्थ क्रिएट करेगा या नहीं क्रिएट करेगा। तो जब सुजल ने वेल्थ क्रिएट किया, हर एक इंसान अपना अपना वेल्थ क्रिएट कर रहा है, तो ओवरऑल कंट्री का वेल्थ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एक होता है ना कि देश का सफाई मत करो, अपने घर, लोग अगर अपने घर को ही साफ कर दे तो देश की सफाई हो जाएगी, है ना। जिसको रोड का सफाई मिला रोड का सफाई कर दो। देखा आपके घर पे केएमसी वाला आके सफाई करता है ना, पर हम लोग क्या करते हैं, सुबह में केएमसी वाला साफ करता है, ऊपर से खिड़की से फेंक देते हैं। अपने यहाँ पे लोग तो गंदे हैं। आप, हाँ ऑब्वियसली, आप जहाँ रहते हो आप देखो ना, लोग घर का सफाई ठीक करते हैं, कूड़ा फेंकने का बात आएगा डस्टबिन नहीं रखेंगे, फेंक देंगे नीचे। अब पता चला कोई जा रहा है उसका माथा गिर गया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर लोग अपना अपना घर साफ करें तो देश की सफाई हो जाएगी। ऐसे ही अगर हर एक इंसान छोटा छोटा बिजनेस करे, छोटे छोटे प्रॉफिट कमाए, तो एक टाइम पे आ जाएगा पूरे इंडिया का जो वेल्थ है, जीडीपी है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरा बात। नेक्स्ट क्या हो गया, सोशल इम्पैक्ट। आप अगर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहे हो। तो जब नए नए बिजनेस आएंगे, नए नए एंटरप्रेन्योर आएंगे, तो वो सोसाइटी में इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ इम्पैक्ट कैसे होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करके। कुछ इम्पैक्ट होगा लोगों को देख करके। आज बिलीव नहीं करेगा, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं सर आपको देख करके ना हम लोग को भी टीचिंग करने का मन करता है। अगर लेट से कोई दो इंसान भी मेरे को देख करके इंस्पायर हो रहा है कि सर मैं भी कोचिंग पढ़ाऊंगा और स्टूडेंट को अच्छा नॉलेज दूंगा, तो कहीं ना कहीं मैं इम्पैक्ट डालूंगा, इम्पैक्ट डाल रहे हो। तो जब आप लाइफ में एक अच्छा बिजनेस करते हो, अच्छे बोलते हैं ना प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाते हो, तो आपको देख करके ना बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। तो आप लोगों के लिए क्या बन जाते हो, एक इंस्पिरेशन बन जाते हो। वो भी तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट करता है। तो आप सोसाइटी को इम्पैक्ट बहुत तरीके से कर सकते हो। पहला, आप प्रॉफिट कमा करके अपने फैमिली का स्टैंडर्ड को बढ़ा दिया। जो लोग आपके बिजनेस में काम करते हैं उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो बढ़ गया, तो सोसाइटी इंपैक्ट हो गई। प्लस आप सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए, सोसाइटी इंपैक्ट हो गई। प्लस कुछ लोगों के लिए आप क्या बन जाओगे, इंस्पिरेशन। तो आप सोसाइटी क्या कर रहे हो, इंपैक्ट कर रहे हो। एक चीज हो गया। एंटरप्रेन्योर ऑफन एड्रेस अ सोशल इशू, हो गया, सोसाइटी की प्रॉब्लम को देखते हैं। एंड कंट्रीब्यूट कम्युनिटी डेवलप बाय सपोर्टिंग द लोकल इनिशिएटिव एंड प्रोवाइडिंग द एसेंशियल सर्विस एंड प्रमोटिंग द सस्टेनेबिलिटी। मतलब सोसाइटी की प्रॉब्लम को देखते हैं और कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने का विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है ना। लेट्स हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। लास्ट पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर इंडिविजुअल टू फ्रीडम टू परस्यू देयर पैशन, वर्क ऑन प्रोजेक्ट दे बिलीव इन एंड क्रिएट देयर ओन वर्क शेड्यूल। क्या बोला गया, पढ़ो ध्यान से। एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर इंडिविजुअल द फ्रीडम टू परस्यू देयर पैशन, वर्क ऑन द प्रोजेक्ट दे बिलीव एंड क्रिएट देयर ओन वर्क शेड्यूल। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, एक एंटरप्रेन्योरशिप ना आपको फ्रीडम देता है कि आप सोसाइटी की प्रॉब्लम को देखो और उसके हिसाब से आप अपना पैशन को क्या करो, फॉलो करो, प्रोडक्ट बनाओ। आज देखो बहुत सारे लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं। यूट्यूबर, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हम ये बिजनेस करेंगे। बहुत सारे लोग टीचर बनना चाहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है ना, आपको अपना पैशन फॉलो करने का मौका देती है कि आप अपने हिसाब से शेड्यूल बनाओ, आप अपने हिसाब से काम करो और अपना जो पैशन है उसको क्या करो, फॉलो करो। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप ही दे सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर इंडिविजुअल द फ्रीडम टू परस्यू देयर पैशन। मतलब जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, जब आप अपने लिए काम करते हो, तो ये चीज कौन आपको ऑफर कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप आपको क्या दे रहा है, फ्रीडम दे रहा है कि आप अपने पैशन को फॉलो करो। अपना जो वर्क शेड्यूल है आप डिसाइड करो। आप 9 से 6 नहीं काम करोगे, आप 9 से 9 काम करोगे, खुद के लिए काम करोगे। ये कौन दे सकता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप दे सकता है। क्लियर हुआ चीज। अच्छा देखो ना, एडेप्टेबिलिटी पॉइंट वाला सही है ना, एडेप्टेबिलिटी। तो 7 पॉइंट यहां से कर लेना तुम, 7 पॉइंट बस। लास्ट वाला पॉइंट, इंस्पिरेशन। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इंस्पायर अदर टू परस्यू देयर ड्रीम, टेक रिस्क एंड अनलॉक। पढ़े थे ना कि आप सोसाइटी के लिए क्या बन जाते हो, इंस्पिरेशन। तो वो सोशल इंपैक्ट वाला पॉइंट इसमें आ गया, बस तोड़ करके अलग से लिख दिया। ठीक है ना।
7 नंबर का पॉइंट देख लो, 7 नंबर पॉइंट बहुत अच्छा है। व्हाट आर द लास्ट टॉपिक आज का, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, एक एंटरप्रेन्योरशिप किन किन चीज़ों पे डिटर्मिनेंट होता है, एक एंटरप्रेन्योर किन किन चीज़ों पे डिटर्मिनेंट होता है, बताइए तो। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड करता है, पहला इंडिविजुअल कैरेक्टर। अगर आप हार्ड वर्कर हैं, अगर आप मेहनती है, रिस्क रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपका जो दिल है ना वो बहुत तेज धड़कता नहीं, आराम धड़कता है, आप घबराते नहीं हो। देखना बहुत लोग ना छोटी छोटी बातों टेंशन ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों टेंशन ले लेते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर अगर वो पैशनेट है, उसको काम करना अच्छा लगता है, उसको रिस्क लेना अच्छा लगता है, वो छोटी मोटी चीज़ों से डरता नहीं है, तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेगा। तो पहला एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पहला होता करेक्टर। करेक्टर, आज रतन टाटा के बारे में बोला जाता है कि वो पहले डिसीजन लेते हैं, बाद में सोचते हैं वो सही था या गलत था। उनका वो करेक्टर था, उनका वो करेक्टर था कि पहले डिसीजन लेंगे ना, पहले डिसीजन लेंगे, गलत होगा मेहनत करके सही कर देंगे। दैट इज कॉल्ड करेक्टर। बोलते हैं ना करेक्टर मैटर, करेक्टर बहुत मैटर। अब कोई इंसान हार्ड वर्कर नहीं है, उसको काम करना पसंद नहीं है, ठीक है, उसको रात भर जाग नहीं सकता, वो रात भर नहीं जा सकता, उसको सोना ही है, और उसको हाथी इतना खा के भी उसको सोना भी है, उसको दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सोना, भात खा करके, वो क्या एंटरप्रेन्योर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा एंटरप्रेन्योर। तो करेक्टर बहुत मैटर करता है। आ जाओ, इंडिविजुअल करेक्टर, पर्सनल फीचर्स या ट्रेट्स लाइक क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिसाइलेंस एंड पैशन प्ले अ बिग रोल। अगर आप एक अच्छे पैशनेट है, हार्ड वर्कर है, रिस्क टेकर है, तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप एक अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो पहला फैक्टर क्या है? करेक्टर। कि अगर करेक्टर पॉजिटिव है तो एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा होगा, करेक्टर नेगेटिव है तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट हो गया एक्सेस टू रिसोर्स। भाई आज के टाइम पे ना देख लेना, ऐसा नहीं है कि जो लोग फेलियर है ना, जो लोग फेलियर हैं, जरूरी नहीं है कि वो सच में फेलियर, नहीं भाई, वो लोग करना चाहते थे बट उनको पैसा नहीं मिला, उनको सपोर्ट नहीं मिला। आपसे, आप में से ही बहुत लोग होंगे लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे बट वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्टेन रिसोर्सेस। अब जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि हर इंडियन कोई ना कोई प्लेयर बनना ही चाहता है, चाहे वो फुटबॉल का प्लेयर हो, चाहे वो क्रिकेट का प्लेयर हो। अब तुम्हारे सामने जो टीचर बैठा है ये बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था, और हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, लिटरली बता रहे। और हमारे पापा को हम बोल भी दिया था कि मेरे को क्रिकेट, हाँ भाई बहुत अच्छा। मेरा थोड़ा सा बैक का इश्यू हो गया ना, तो इसके वजह से थोड़ा सा मैं जिम वगैरह छोड़ दिया, वरना मैं, हाँ मैं बहुत अच्छा करता था। तो मेरे को ना क्रिकेटर बनने, मतलब मैं बहुत अच्छा बॉलिंग, बहुत अच्छा बैटिंग, सब कुछ अच्छा करता था, पता है ना, ऑलराउंडर टाइप का। तो मैं अच्छा करता था बट वो सपोर्ट नहीं मिला। जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो एक्सेसिबिलिटी मिल, हमेशा ये बताया गया है कि तुम अगर क्रिकेटर नहीं बन पाए तो तुम फेल हो जाओगे, अच्छा तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना आपको स्टॉप कर देती है, आपको डरा देती है। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत मैटर करता है। एक चीज़ क्या है कि अगर आपको एक अब लेट्स से सुजल है, सुजल के माइंड में कुछ बढ़िया बिजनेस आया, ये मेरे को आके बोलता भैया मेरे दिमाग में ये चल रहा है, लेकिन इसमें ना इतना पैसा लगेगा। अब अगर मैं बोलता हाँ सुजल तू आगे बढ़, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, तब तो आगे बढ़ेगा। लेकिन बच्चे के दिमाग में माइंड आया, उसको वहीं दबा दिया गया, बच्चे के दिमाग में आइडिया, उसको वहीं दबा दिया जाए, तू बिजनेस करेगा? हाँ, हाँ होता है, हाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं इसको। हैविंग एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज सच एज सेविंग, लोन, इन्वेस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग रनिंग ए बिजनेस। अब ये चीज़ का ना बिगेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा यूएस का। एक्सेस टू रिसोर्सेज का बिगेस्ट एग्जांपल दूंगा यूएसए। यूएसए में क्या है ना, आप अगर बिजनेस के नाम पे लोन लेना चाहते हो आराम से मिल जाएगा, गवर्नमेंट दे देती है, बैंक छोड़ो, जैसे गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप देती है ना, वैसे गवर्नमेंट लोन दे देती है अगर आप बिजनेस करना चाहते हो। यहाँ पे चल जाओ तुम लोन लेने, चप्पल घिस जाएगा, लोन नहीं मिलेगा, है ना, इतना पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि बिजनेस चलता है पैसा सा, पैसा तो बहुत बड़ा फैक्टर है। यूएस में पता है, यूएस में लोग इतना बिजनेस क्यों करते हैं? यूएस में ना तुम बिजनेस खड़ा कर लिए तब भी तारीफ होगा, बिजनेस नहीं भी खड़ा कर लिए ना तब भी तारीफ होगा। भाई बिलीव नहीं करो, बिजनेस वाले वहां पे ना, वहां बिजनेस को रिस्पेक्ट से देखा जाता है, वहां पे तुमको फेलियर बोल के कोई वर्ड नहीं है,
वहां पे इस बात का अप्रिशिएट होगा, बंदे ने ट्राई किया, बंदे ने रिस्क लिया। इंडिया में फेलियर, हम तो बोला था फेल हो जाएगा, हम तो बोला था अरे इसका माँ बाप सक्सेस नहीं हुआ तो ये कैसे सक्सेस हो जाएगा, पूरा खानदान पहुंच जाएगा, इसके दादाजी ने वो काम किए थे इसलिए उसको शराप लगा, इसलिए ये काम नहीं कर पाया। तो इंडिया में तो ये चलता है, कुंडली में दोस्त है, हाथ में दोस्त है, गलत खानदानों पैदा हो गया। तो ये सब बोल करके ना इंसान को डिमोटिवेट कर देता है। तो एक्सेस टू रिसोर्स बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है एक्सेस टू रिसोर्स, कि अगर आपके पास आइडिया है आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं, बट उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए पैसा। अब अगर बैंक हमको लोन दे दे, गवर्नमेंट हमको लोन दे दे, या बड़े बड़े जो प्राइवेट लेंडिंग होते हैं ना, एनबीएफसीज वगैरह होते हैं, अगर ये लोन दे दें तब तो हम बिजनेस कर पाएंगे, अगर ये लोन नहीं दे पाएंगे तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। एक वर्ड आएगा एंजल इन्वेस्टर, ज्वाइंट वेंचर। तो ये लोग सबको पैसा नहीं देते हैं, जिसके बिजनेस में दम होता है उनको पैसा देते हैं। तो एक नया 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 फैक्टर हो गया। जैसे आप पढ़े थे ना इकोनॉमिक्स में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कि कौन सा फैक्टर डिमांड को बढ़ाता है और कौन सा फैक्टर डिमांड को कम करता है। ऐसे ही वन ऑफ द फैक्टर इज एक्सेस टू रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेस मिल गया तो एंटरप्रेन्योरशिप होगा, अगर रिसोर्सेस नहीं मिला तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा। अब रिसोर्सेस से पैसा नहीं आता है, हो सकता है पैसा मिल गया, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही, अच्छे लेबर नहीं मिल रहे, अच्छे मैनेजमेंट नहीं मिल रही है। तो अगर आपको प्रॉपर रिसोर्सेस मिलता है तो आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो आगे बढ़ेगी। अब प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं मिलेगा तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप आगे नहीं बढ़ेगी। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, बहुत सारा एसोसिएशन भी तो है। अच्छा, मार्केट डिमांड। आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, सुनो ना, आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, अगर मार्केट में उसका डिमांड होगा तो आगे बढ़ेगा। लेट्स से आपने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई किया बट मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आइडेंटिफाइंग द नीड और डिमांड इन द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज एसेंशियल। ये भी वन ऑफ द फैक्टर है। लेट्स से आपने प्रॉब्लम को, आपने सोसाइटी में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, तो जो प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर रहे हो क्या लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? डिमांड क्रिएट करता है, बट हो सकता है आप क्रिएट करने में सक्सेसफुल ना रहे, तो डिमांड तो क्रिएट कर ही सकते हैं। किसका? हाँ बस सही है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मार्केट डिमांड मैटर करता है, कि आप जो प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च करने वाले हो अगर उसका डिमांड है तब तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल होगी, पर उसका डिमांड ही नहीं होगा तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया? नॉलेज एंड स्किल। अब ऑब्वियसली आपका एंटरप्रेन्योरशिप कितना आगे बढ़ेगा ये डिपेंड करता है आपका नॉलेज एंड स्किल, क्योंकि एट द सेम टाइम आप अपने स्किल के हिसाब से ही प्रॉब्लम को देखोगे और उसका सोल्यूशन भी किसके हिसाब से निकालोगे, अपने नॉलेज और स्किल के हिसाब से। और वाट एवर द नॉलेज यू हैव उसके अकॉर्डिंग ही आप रिसोर्स को मैनेज करोगे। तो अगर आपका स्किल और नॉलेज बहुत अच्छा है तब तो आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करोगे, और एट द सेम टाइम आपका नॉलेज स्किल अगर लैक खाता है, वीक है, आप बहुत ज़्यादा दूरदर्शी नहीं है, तो एट द सेम टाइम आप अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पाओगे। देखो, एंटरप्रेन्योर वेंचर रिक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल सच एज बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब मैं इसका एग्जांपल मैं अपना खुद देता हूँ ना। मैं आज अभिषेक पांडे क्लासेस चालू किया ना एट द एज ऑफ 26। आप बिलीव नहीं करोगे ना, मैं 15 साल के एज से मैं पहले दूसरे यहाँ पढ़ाया हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैंने 10 साल पढ़ाया है, 10 साल घूम घूम के पढ़ाया है, सबके सेंटर में, स्टूडेंट को घर घर जाके पढ़ाया, मतलब ना बच्चा लोग ग्रुप बनाता वहाँ पढ़ाया, दूसरों के सेंटर में जाके पढ़ाया। तो 10 साल मैंने पढ़ाया, तब जाकर के इस फील्ड के बारे में जाना। जब जान लिया, नॉलेज हो गया, स्किल हो गया कैसे चलाना, फिर मैं आया, डायरेक्टली नहीं आया। आपको कल को ना, लेट से आप कल को कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो आप एक बार काम करिए किसी के अंडर में, तब आपको आइडिया होगा बिजनेस चलता कैसे है। आपको मैं एक बिगेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपको खुद का चार्टेड फर्म खोलना है, जो सीए लोग हाँ, आपको एटलीस्ट 5 ईयर तो काम करना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 ईयर काम करना पड़ेगा किसी भी सीए के अंडर। अगर आप 5 साल काम करोगे तब जाकर के आपको हर प्रकार का नॉलेज होगा, उसके बाद आप अपना खुद का चार्टर्ड फर्म खोलिए। क्या क्रिस गलत बोल रहा हूँ? 5 साल तो कम से मिनिमम काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत है और वैरायटी ऑफ द काम है, एटलीस्ट 5 साल आपको लगेंगे। वही चीज़ होगा नॉलेज एंड स्किल, कि एक एंटरप्रेन्योर
आज अगर मेरे को सेंटर के बारे में उतना नॉलेज ना रहे ना, मैं नहीं चला पाऊंगा। बट क्या 10 साल इधर उधर पढ़ाया हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है और कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने का। जिसके पास है वो करा रहा है, जिसके पास नहीं है नहीं कर पाएगा। ऐसी बिजनेस बिजनेस आगे तभी बढ़ पाएगा अगर एंटरप्रेन्योर के पास नॉलेज और स्किल, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, उस बिजनेस के लिए जो नॉलेज चाहिए वो स्किल चाहिए, अगर उसके पास है तब तो आगे बढ़ा पाएगा, नहीं है तो आगे नहीं बढ़ा पाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया, सपोर्टिव इकोसिस्टम। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर जो लोग पैसा लगाते हैं। आज तुम बताओ ना, ये जो खान एकेडमी, खान सर है ना, PW अन अकेडमी, अब बताओ क्या उसमें इन्वेस्टर लोग पैसा नहीं लगाया है? भयंकर पैसा लगाया है, भयंकर पैसा लगाया है। अब अगर उनको पैसा नहीं मिलता ना तो वो इतना काम नाम नहीं कमा पाते। याद रखना, आप PW अन अकेडमी देख रहे हो ना, उसके पीछे कितना दिमाग लगा आपको नहीं पता, कितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है नहीं पता। अब ये लोग आता किसी भी शहर में जाता है तो बिल्डिंग ले लेता है। हमारा आपका औकात है कि एक बिल्डिंग में पूरा सेंटर चलाना, पर इनके पास इतना इन्वेस्टर है, इतने पैसे वाले लोग जुड़े हैं ना, लोग आराम से बिल्डिंग रेंट पे लेंगे, टीचर हायर करेंगे, लाखों का सैलरी देंगे उन लोग को, बोले पढ़ाओ, पैसा है, इकोसिस्टम इनके पास अच्छा है। तो आज एक एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ा, कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ा है, उसको सपोर्ट कोई ना कोई किया है, बिना सपोर्ट किए वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज अगर हम भी इस स्टेज पे आके पढ़ा रहे हैं ना, बहुत लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, स्टूडेंट ने सपोर्ट किया, मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, चाहे वो पैसे से हो जाए या पैसा नहीं दे पाए, एटलीस्ट मेरे साथ में खड़े थे, कुछ होगा अभिषेक, हम है, टेंशन मत ले, तू आगे बढ़। अगर मैं थोड़ा बहुत भी लाइफ में नाम कमाया, अरे 0% से 0.1% भी नाम कमाया ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ है लोगों का, मेरे फैमिली का हाथ है, स्टूडेंट का हाथ है। वैसे ही कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्रेन्योर आगे तभी बढ़ता है जब लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अब अगर बिजनेस को सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है, बड़े बड़े प्राइवेट इन्वेस्टर आके सपोर्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस आगे बढ़ रहा है। और नहीं कर पाओगे तो देखो, अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट विद एक्सेस टू मेंटरशिप नेटवर्क, बिजनेस इंक्यूबेटर। अच्छा, ये बिजनेस इंक्यूबेटर क्या होगा पढ़ाऊंगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी दैट इनकरेज द एंटरप्रेन्योर कैन सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल डिसीजन टू स्टार्ट एंड ग्रो अ बिजनेस। तुम लोग को ना पढ़ाऊंगा कि स्टार्टअप बोल की एक चीज़ होती है, उसमें ना गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका बिजनेस स्टार्टअप में आता है तो स्टार्टिंग का 5 ईयर 7 ईयर आपका जो टैक्स होगा वो 50% माफ हो जाएगा। गवर्नमेंट ऐसा करके बहुत सारा प्लान लाती है स्टार्टअप बोल करके। लेट से आप अगर स्टार्टअप करते हैं, स्टार्टिंग का 3 साल तक नो टैक्स, फिर फिर रिमेनिंग 4 ईयर्स तक आपको जो टैक्स देना रहेगा 50% गवर्नमेंट माफ कर देगी। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना। एक होता है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप इस एरिया में बिजनेस करते हैं, आपके ऊपर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा गवर्नमेंट पढ़ाती है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो इंक्यूबेटर हैं, बिजनेस इंक्यूबेटर हैं, जो मेंटर हैं, जो लोग बिजनेस को मेंटरशिप देते हैं कैसे बिजनेस करना है, अगर ये लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे एंटरप्रेन्योर को, तब आगे बढ़ेगा। और नहीं कर पाएंगे तो इसमें बैंक वाला भी आ गया, बैंक वाला भी अगर लोन दे तो अब बिजनेस आगे बढ़ेगा, अब बैंक वाला लोन नहीं देगा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो सपोर्टिव सिस्टम बहुत मैटर। लास्ट में देना इकोनॉमिक कंडीशन। 6 हो गए 6 पॉइंट, 10 नहीं 6 पॉइंट पढ़ना। लास्ट में क्या, इकोनॉमिक कंडीशन। अच्छा, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब क्या, कोरोना में अगर तुम लेट से कोई बिजनेस करना चाहते हो तो कर पाएगा क्या? सुनो ना, कोरोना में, हाँ बोलना सवाल ना, बोलना क्या पूछना है, ऑडियंस पूछ सकते हो। बोल रहे कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ है और आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, लेट से वो ऑनलाइन नहीं है, क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मैटर करता है। आप बिजनेस कहाँ स्टार्ट कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। अगर देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो बिजनेस बढ़ जाएगा। पता है, मार्केट में अगर पैसा होता है ना, मार्केट में अगर पैसा होता है तो लोग ना आपका प्रोडक्ट परचेज कर ही लेंगे। बट अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो कैसे परचेज करेंगे? तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मैटर करती है। आज कोरोना में कितने सारे लोगों के पेरेंट्स ने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया, बोला बाबू अभी ट्यूशन मत पढ़ो, एग्जाम होगा ऑनलाइन, घर से दे देना, ट्यूशन मत पढ़ो। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, घर चलाना। अगर सारा पैसा ट्यूशन फीस से देंगे तो घर कैसे चलेगा? यही चीज़ यहाँ पे हो गया कि इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न अफेक्ट द ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी। अगर मैं इसका बिगेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ,
अगर हमारे यहाँ पे बिजनेस लोन सस्ता मिले, अगर बिजनेस लोन सस्ता मिलेगा तो क्या होगा? अगर बिजनेस लोन सस्ता मिले, उधर अगर लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो जाएगा तो लोन क्या होगा? ज़्यादा पास होगा। लोन ज़्यादा पास होगा तो नए नए बिजनेस ज़्यादा आएंगे, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा, हमारे यहाँ पर अगर महंगाई कम रहे, स्टेबिलिटी रहे, है ना, तो इस केस में जो प्राइसेस वगैरह होंगे वो एकदम फ्लक्चुएट नहीं होंगे, वो क्या होंगे? तो अफोर्डेबल होंगे, तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। तो अगर हमारे देश की जीडीपी का ग्रोथ ज़्यादा है, इसका मतलब लोगों के पास क्या है? इनकम ज़्यादा है, और जब लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगा तो लोग प्रोडक्ट और सर्विस ज़्यादा खरीदेंगे। अरे कौन नहीं चाहता उसके घर में कार नहीं हो? कौन नहीं चाहता उसके घर पे बढ़िया घर ना हो, खाना पीना ना हो? बट अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए ना। तो अगर लोगों की इनकम हाई है, लोगों की इनकम अगर हाई है, तभी तो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, तभी तो लोग सर्विस खरीदेंगे। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी मैटर करता है। और लास्ट एग्जांपल दूंगा, तुम लोग रिलेट कर पाएगा। तुमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, लेट से उसका दाम 50,000 है, पर उस सोसाइटी में लॉन्च किया जिस सोसाइटी में लोगों की इनकम 20,000 है। क्या आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा? आपका प्रोडक्ट लोग तभी खरीदेंगे जब उनके पास क्या होगा? पैसा। जब देश की हालात क्या होगी? अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी मैटर करता है आपके बिजनेस के ग्रोथ में। तो कितने फैक्टर थे? 5, अच्छा है। पहला फैक्टर बताओ, इंडिविजुअल फैक्टर, भैया आप मेहनती वहनती हैं या नहीं। दूसरा क्या है? एक्सेस टू रिसोर्स, कि बिजनेस करने के लिए हमको जो जो चीज़ चाहिए वो अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या हो गया? मार्केट डिमांड, जो बिजनेस करना चाहते हैं मार्केट उसका डिमांड है या नहीं है। अगर डिमांड है तो बिजनेस बढ़ेगा, और डिमांड नहीं है तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या हो गया? नॉलेज एंड स्किल, जो बिजनेस करना चाहता हूँ उस बिजनेस के रिगार्डिंग मेरे पास कितना नॉलेज और स्किल है। अगर प्रॉपर है तब तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, प्रॉपर नहीं है तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। लास्ट क्या हो गया? सपोर्टिव इकोसिस्टम, गवर्नमेंट का सपोर्ट, बिजनेस इंक्यूबेटर, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, प्राइवेट इन्वेस्टर, बैंक लोन, ये सब बहुत मैटर करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और लास्ट में क्या था? इकोनॉमिक कंडीशन, जिस देश में आप बिजनेस करना चाहते हैं उस देश का हालात कैसा होना चाहिए। आज यूक्रेन और रसिया लड़ाई कर रहे हैं, अब तुम वहां के बोल रहे हो हम बिजनेस करेंगे, तो पहले लोग लड़ाई में ध्यान देंगे, बिजनेस करने में ध्यान देंगे? हाँ, तो पहले देश तो बचाएंगे ना। इसलिए पता है, जो देश लड़ाई करता है वो 10 साल पीछे हो जाता है। इंडिया इतना लड़ाई क्यों नहीं करना चाहता है? या चाइना, चाइना अभी देखो, चाइना लड़ाई नहीं कर रहा है। चाइना एक दिन जरूर लड़ाई करेगा, सबसे लड़ाई करेगा जिस दिन वो यूएस को पीछे कर दिया। उसको पता है अभी यूएस के पास, जैसे यूएस लेट से यहाँ है ना, तो चाइना यहाँ आ चुका है। तो उसको पता है गैप बहुत कम है। अब बीच में अगर चाइना किसी से लड़ लिया तो बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, कि जब आप लड़ाई करते हो बहुत पैसा खर्च होता है। तो चाइना को पता है हम युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे तो हम पीछे आ जाएंगे। इसलिए बोलते हैं एक बार यूएस को बीट करेंगे फिर लड़ेंगे, और चाइना फिर लड़ेगा, सबसे लड़ेगा, देख लेना। एक बार आने दो ना, एक बार वो गद्दी होता है ना, एक बार गद्दी बैठने दो, वो फिर देखो बताता चाइना। तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मैटर करता है जिस भी देश में आप बिजनेस करना है। ठीक है, कल मिलेंगे, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीक ईडी की क्लास हम लोग क्या ले लेंगे? अकाउंट्स ले लेंगे। ठीक है।